हेलो और वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, बट मेरा एक सजेशन है कि ये वीडियो के अलावा आपको और कुछ नहीं देखने की ज़रूरत है। आपको एग्ज़ाम में सारे क्वेश्चंस इसी वीडियो से मिलेंगे। साथ ही एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफाइन पब्लिक हेल्थ, एक्सप्लेन इट्स स्कोप, इम्पॉर्टेंस, ऑब्जेक्टिव्स इन मॉडर्न सोसाइटी। सबसे पहला क्वेश्चन में हमें बताना है पब्लिक हेल्थ के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला है पब्लिक हेल्थ आखिर है क्या। तो पब्लिक हेल्थ इज़ अ डिफाइंड एज साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग हेल्थ ऑफ पीपल एंड कम्युनिटीज़। इट इंक्लूड डिजीज़ प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, सैनिटेशन एंड हेल्थ एजुकेशन। तो सबसे पहला बात कि पब्लिक हेल्थ है क्या। तो पब्लिक हेल्थ बेसिकली एक साइंस है जिससे हम लोग एक कम्युनिटी और पीपल का हेल्थ को क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं। इसका मेन फोकस होता है डिजीज़ प्रिवेंशन पे, हेल्थ प्रमोशन पे, सैनिटेशन में और हेल्थ एजुकेशन में। अब आइए बात कर लेते हैं इसके स्कोप की। किसकी? स्कोप ऑफ पब्लिक हेल्थ की। तो पब्लिक हेल्थ इंक्लूड प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, इंक्लूड maternal and child health care services. It covers environmental sanitation and waste management, include nutrition and food safety program, promote vaccination, immunization services. बेसिकली पब्लिक सेक्टर में पब्लिक हेल्थ में क्या क्या इंक्लूड होता है वो हमें इसमें देखना है। तो क्या क्या इंक्लूड होता है? सबसे पहले इंक्लूड होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेंशन और कंट्रोल। कम्युनिकेबल डिजीज़ का प्रिवेंशन और कंट्रोल। अगला है मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ केयर सर्विसेज। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन और वेस्ट मैनेजमेंट भी, न्यूट्रिशन और फूड सेफ्टी प्रोग्राम भी, साथ में वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स भी। आइए इंपॉर्टेंस को समझ लें। इट हेल्प इन रिड्यूसिंग डिजीज़ बर्डन इन सोसाइटी। सबसे पहला तो ये सोसाइटी में डिजीज़ बर्डन कम करता है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को क्या करता है? बढ़ाता है। तीसरा है, इट रिड्यूसेस एक्सपेंसेस बाय प्रिवेंटिंग डिजीजेज। ये पैसा को भी बचाता है। कैसे? डिजीज़ को कंट्रोल करके। चौथा पॉइंट है, इट प्रमोट्स हेल्दी लाइफस्टाइल अमंग द पीपल। ये पीपल के बीच में क्या प्रमोट करता है? हेल्दी लाइफस्टाइल। इसका मेन ऑब्जेक्टिव की बात कर ले तो मेन ऑब्जेक्टिव और स्कोप ऑलमोस्ट सेम चीज़ है। इट्स फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज़ टू प्रिवेंट डिजीज़। इसका पहला ऑब्जेक्टिव क्या है? डिजीज़ से बचाना। दूसरा ऑब्जेक्टिव है इसका हेल्दी लिविंग कंडीशन प्रमोट करना। तीसरा इसका है अवेयरनेस फैलाना, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना। चौथा इसका ऑब्जेक्टिव है कि इक्वल हेल्थ केयर एक्सेस हो सब पीपल को क्या हो? इक्वल हेल्थ केयर एक्सेस। और पांचवा ऑब्जेक्टिव है इसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना। बेसिकली इसका स्कोप और ऑब्जेक्टिव एकदम सेम सेम है। पहला ऑब्जेक्टिव है इसका पब्लिक को डिजीज से प्रिवेंट करना, पब्लिक को डिजीज से प्रिवेंट करना। दूसरा है हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट करना। चौथा है हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अवेयरनेस फैलाना। पांचवा है हेल्थ केयर का एक्सेस लोगों तक पहुंचाना। और लास्ट पॉइंट है लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ाना। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, जो कि है एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। एक्सप्लेन डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ एंड वेलबींग विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो आइए इसका सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ का मतलब समझते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ का मतलब, determinant of health are the factor that influence health status. These factor may be biological, social, economic और environmental. तो determinants of health का क्या मतलब है? determinants of health का मतलब है ऐसे फैक्टर जो हमारे हेल्थ को इन्फ्लुएंस करे, जिससे हमारा हेल्थ में चेंज आए। तो टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट्स की बात कर लेते हैं, मीन्स ऐसे फैक्टर जिससे हमारे हेल्थ पे चेंज आए। पहला आता है बायोलॉजिकल फैक्टर। पहला क्या आता है? बायोलॉजिकल फैक्टर। अब नाम से ही पता चल रहा है बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल फैक्टर इंक्लूड एज, सेक्स, जेनेटिक्स एंड हेरिडिटी. Some diseases are inherited from parents to children. For example, diabetes and heart diseases may run in families. बेसिकली आपका बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपके एज का, हो सकता है एज, सेक्स, जेनेटिक्स या फिर हेरिडिटी। अब कुछ डिजीजेस ऐसे देखे गए हैं जो कि पेरेंट्स से किस में जाते हैं? चिल्ड्रन में। ये हेरिडिटी के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेरिडिटी का। इसका कुछ एग्जांपल है डायबिटीज़ और हार्ट डिजीजेस, जो कि पूरे फैमिली लाइन में चलते रहते हैं। अगला आता है इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स। इन्वायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स मीन्स ऐसे फैक्टर जो कि ह्यूमन हेल्थ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हो बेसिकली, और वो रिलेटेड हो इन्वायरमेंट से, जैसे क्लीन एयर, सेफ वाटर, प्रॉपर सैनिटेशन। ये सब क्या करेंगे? हेल्थ को करेंगे इम्प्रूव। हेल्थ को क्या करेंगे? इम्प्रूव। जबकि पॉल्यूशन,
और पुअर सैनिटेशन क्या करेंगे, हेल्थ को करेंगे डिग्रेड, हेल्थ को क्या करेंगे डिग्रेड, और डिजीज़ का रिस्क को बढ़ाएंगे, डिजीज़ को क्या करेंगे बढ़ावा देंगे। इसका कुछ एग्जांपल हो सकता है, कंटेमिनेटेड वाटर कॉज कोलेरा एंड टाइफाइड, गंदा पानी क्या कॉज करता है, कोलेरा और टाइफाइड। फिर आता है सोशल डिटर्मिनेंट, फिर क्या आता है सोशल डिटर्मिनेंट। अब सोशल डिटर्मिनेंट में क्या क्या आता है, जैसे आता है एजुकेशन, फैमिली सपोर्ट और सोशल रिलेशनशिप। एजुकेटेड पीपल आर यूजुअली मोर अवेयर ऑफ हाइजीन एंड न्यूट्रिशन, स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट्स, इम्प्रूव मेंटल वेलबींग। बेसिकली सोशल डिटर्मिनेंट ना आपका एजुकेशन पे फोकस करता है। अब ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं तो उन्हें हाइजीन का और न्यूट्रिशन का ज़्यादा नॉलेज होगा। साथ ही साथ सोशल डिटर्मिनेंट जो मेन काम करता है वो आपका मेंटल वेलबींग पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है, मेंटल वेलबींग पे। फिर आते हैं इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एक्सेस टू फूड, मेडिसिन एंड हेल्थ केयर। पुअर पीपल मे नॉट गेट प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड न्यूट्रिशन। इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट किससे बेसिकली जुड़ा हुआ है, मनी से जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है, मनी से। जाहिर सा बात है, अगर ज़्यादा पैसा होगा या बेहतर अमाउंट में पैसा होगा तो बेहतर फूड को एक्सेस हो सकेगा, मेडिसिन को और हेल्थ केयर को एक्सेस हो सकेगा। अगर वहीं बात करें पुअर पीपल की तो उनके लिए ट्रीटमेंट भी अनअफोर्डेबल है और न्यूट्रिशन भी काफ़ी मुश्किल है। लाइफस्टाइल डिटर्मिनेंट की बात करें तो ये हमारे डेली हैबिट्स होते हैं, जैसे हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज एंड प्रॉपर स्लीप इम्प्रूव वेलबींग। मीन्स हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। प्रॉपर स्लीप, हेल्दी डाइट, ये सब हेल्थ को क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। साथ में स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये सब क्या करते हैं, हेल्थ को डैमेज करते हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज की बात करें तो एबिलिटी टू हॉस्पिटल डॉक्टर इम्प्रूव हेल्थ आउटकम्स, वेयर एज वैक्सीनेशन एंड अर्ली डायग्नोसिस प्रिवेंट डिजीज़। एग्जाम्पल इम्यूनाइजेशन रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी। बेसिकली इसका ये बताना है कि अगर हेल्थ केयर का एक्सेस रहेगा तो उससे हमारा हेल्थ आउटकम क्या होगा, बेहतर होगा। हेल्थ आउटकम क्या होगा, बेहतर होगा। वैक्सीनेशन और अर्ली डायग्नोसिस से ना डिजीज़ से बचा जा सकता है। जैसे एक एग्जांपल है, इम्यूनाइजेशन क्या होता है, चाइल्ड मोर्टेलिटी को घटा के रख दिया है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसा वीडियोस बनाने में मेरा बहुत एफर्ट और टाइम लगता है। आपका एक भी सब्सक्राइब मेरे किसी रिवॉर्ड से कम नहीं है, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं, जो कि है एक्सप्लेन एपिडर्मोलॉजिकल मेथड एंड एक्सप्लेन एनालिटिकल एक्सपेरिमेंट डिस्क्रिप्टिव मेथड। बेसिकली इसमें हमें एपिडर्मोलॉजिकल मेथड्स के बारे में डिस्कस करना है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको समझा दूं कि एपिडर्मोलॉजिकल मेथड होते क्या है। एपिडर्मोलॉजिकल मेथड्स आर साइंटिफिक अप्रोच टू स्टडी डिजीज़, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पैटर्न, कॉज एंड कंट्रोल मेजर्स। बेसिकली ये है क्या, ये डिजीज़ को स्टडी करने का एक तरीका है। डिजीज़ को स्टडी करने का एक साइंटिफिक अप्रोच है या फिर तरीका है, उसे बोलते हैं एपिडर्मोलॉजिकल मेथड। अब आइए डिफरेंट टाइप ऑफ एपिडर्मोलॉजिकल मेथड की डिस्कस कर ले। पहला आता है डिस्क्रिप्टिव मेथड। पहला क्या आता है, डिस्क्रिप्टिव मेथड। अब डिस्क्रिप्टिव एपिडर्मोलॉजी स्टडीज द ऑकरेंस ऑफ डिजीज, इट आंसर क्वेश्चन रिलेटेड टू पर्सन, प्लेस एंड टाइम, identifies who is affected, where is the disease occur and when it occurs, recording number of malaria cases in district. एग्जाम्पल देखिए, डिस्क्रिप्टिव मेथड क्या है। सबसे पहले तो ये ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है, ऑकरेंस ऑफ डिजीज़ में। बेसिकली ये उन क्वेश्चन का आंसर देता है कि कौन बीमार है, कैसे बीमार है, कहाँ पे बीमार है और किस समय से बीमार है, डिजीज़ कब हुआ है और कहाँ पे हुआ है। इसका एक एग्जांपल है, जैसे रिकॉर्डिंग नंबर ऑफ मलेरिया केसेस इन डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट में मलेरिया केसेस का रिकॉर्ड रखना। अब डिस्क्रिप्टिव मेथड की फीचर की बात कर ले तो हेल्प इन कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ डाटा, आइडेंटिफाई डिजीज ट्रेंड। बेसिकली अब कैसे जानते हो कि आपके गांव में मलेरिया का संकट आया हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग रिपोर्ट करते हैं कि उन्हें मलेरिया का सिम्टम्स है। जब ये डाटा लिखा जाता है डिस्क्रिप्टिव मेथडोलॉजी से तो फिर सरकार को पता चलता है कि ये वाला जो गांव है इसमें मलेरिया फैला हुआ है। फिर आते हैं एनालिटिकल मेथड पे। एनालिटिकल एपिडर्मोलॉजी स्टडीज कॉज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ डिजीज, इट कंपेयर्स अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड ग्रुप, आइडेंटिफाई एसोसिएट बिटवीन एक्सपोजर एंड डिजीज, स्टडिंग रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो मैं आपको एकदम सिंपल में बता देता हूँ कि एनालिटिकल मेथड है क्या। तो एनालिटिकल मेथड है एक हेल्दी और एक नॉन हेल्दी पर्सन में कंपेयर करना, मीन्स जिसको डिजीज़ हो गया है। तो जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दे रखा है, एक आदमी जो कि स्मोकिंग कर रहा है और एक स्मोकिंग नहीं कर रहा है। अब दोनों में लंग्स का कंपैरिजन होगा, तो लंग्स किसका ख़राब होगा,
जो स्मोकिंग कर रहा है उसका लंग्स क्या खराब होगा, जो स्मोकिंग कर रहा है उसका लंग्स क्या होगा, खराब होगा। इससे पता चलता है कि स्मोकिंग लंग्स को खराब करता है, स्मोकिंग क्या करता है, लंग्स को खराब करता है। देखिए, इट कंपेयर्स अफेक्टेड एंड अनअफेक्टेड ग्रुप, ये क्या करता है, बेसिकली इफेक्टेड और अनइफेक्टेड ग्रुप को कंपेयर करता है। टाइप्स ऑफ एनालिटिकल स्टडीज़ की बात करें तो केस कंट्रोल स्टडी और दूसरा है कोहॉर्ट स्टडी, दूसरा क्या है, कोहॉर्ट स्टडी। अगला है एक्सपेरिमेंटल मेथड, अगला क्या है, एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल एपिडेमियोलॉजी टेस्ट इन्वेंशन अंडर कंट्रोल कंडीशन, रिसर्चर्स इंट्रोड्यूस अ ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर, रिजल्ट आर कंपेयर्ड बिटवीन ग्रुप्स, वैक्सीन ट्रायल फॉर डिजीज प्रिवेंशन। बेसिकली एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या है, डिजीज़ को रोकने के लिए जो टेस्ट किया जाता है ना उसे बोलते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड। बेसिकली मैं बताऊं तो वैक्सीन और दवा इसी से चेक होता है, एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही। अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात कर ले एपिडेमियोलॉजिकल मेथड्स की, तो दीज मेथड हेल्प इन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। सबसे पहले तो ये डिजीज़ प्रिवेंशन और कंट्रोल में हेल्प करते हैं। दूसरा, ये एविडेंस बेस्ड हेल्थ पॉलिसीज़ को सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ ये पब्लिक हेल्थ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। पब्लिक हेल्थ को क्या करते हैं, इंप्रूव करते हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है व्हाट इज सैनिटेशन, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ सैनिटेशन। अब आप इसे मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये आपको गारंटी पेपर में देखने को मिलेगा। मीन्स 80% चांस है कि ये क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो ज़रा ध्यान से इस क्वेश्चन को सुनिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि सैनिटेशन आखिर है क्या। तो सैनिटेशन रेफर्स टू मेजर्स सर्विसेज रिलेटेड टू क्लीनलीनेस एंड हाइजीन. It includes safe disposal of waste, maintenance of healthy environment. It protects people from disease caused by poor hygienic condition. बेसिकली सैनिटेशन है क्या, सैनिटेशन वो तरीका है जिससे हम लोग अपना सराउंडिंग को क्या रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं। उसे क्या रखते हैं, साफ़ सुथरा और हाइजीन रखते हैं। सैनिटेशन क्या है, वो तरीका है जिससे हम लोग अपना सराउंडिंग को साफ़ सुथरा और हाइजीनिक रखते हैं। अब इट इंक्लूड सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मीन्स वेस्ट को सेफली डिस्पोज करना, और मेंटेनेंस ऑफ हेल्दी इन्वायरमेंट में। सैनिटेशन का मेन काम है डिजीज़ प्रिवेंट होना, डिजीज़ प्रिवेंट करना मीन्स डिजीज़ जो बीमारी फैलता है गंदगी से की वजह से उसे रोकना। आइए कॉन्सेप्ट ऑफ सैनिटेशन समझ ले। सैनिटेशन फोकस ऑन क्रिएटिंग क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट। एक क्लीन और सेफ इन्वायरमेंट बनाने में सैनिटेशन काफ़ी हेल्प करता है। इट इंक्लूड्स मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन वेस्ट, गार्बेज एंड वेस्ट वाटर, प्रमोट हेल्दी लिविंग हैबिटेट अमंग इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। बेसिकली साफ़ सफाई रखना ही सैनिटेशन कहलाता है, साफ़ सफाई रखना ही सैनिटेशन कहलाता है। देखिए, हेल्प इन क्रिएटिंग क्लीन एंड सेफ इन्वायरमेंट, इसमें क्या क्या आएगा, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट, गार्बेज और ह्यूमन वेस्ट को मैनेज करना। इससे होगा क्या, लिविंग कंडीशन, लिविंग हैबिटेट क्या होगा, क्लीन होगा। प्रिंसिपल की बात करें सैनिटेशन की, तो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ सैनिटेशन इज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटा, second is safe management of solid and liquid waste, third is supply of clean drinking water, fourth is maintenance of personal and environmental hygiene, fourth last is prevention of disease transmission. देखिए, पहला इसका प्रिंसिपल क्या है कि ह्यूमन एक्सक्रीटा का प्रॉपर डिस्पोज हो, ह्यूमन वेस्ट मीन्स जो हम लोग फीसिस करते हैं ना उसका प्रॉपर डिस्पोज हो। दूसरा है कि सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो, सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। तीसरा है कि पीने का साफ़ पानी हो, तीसरा क्या हो, पीने का पानी हो हमेशा साफ़। चौथा है इन्वायरमेंटल और पर्सनल हाइजीन पे फोकस करना। पाँचवा है डिजीज़ ट्रांसमिशन को रोकना। एप्लीकेशन की बात कर ले, कहाँ कहाँ पे लागू होता है, तो सैनिटेशन इज़ अप्लाइड एट हाउस होल्ड थ्रू टॉयलेट एंड वेस्ट डिस्पोजल, अप्लाइड इन स्कूल थ्रू क्लीन क्लासरूम एंड टॉयलेट, यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर इन्फेक्शन कंट्रोल एंड वेस्ट मैनेजमेंट। बेसिकली हमें बताना है कि सैनिटेशन कहाँ कहाँ लागू होता है। तो सबसे पहले जहाँ जहाँ डिजीज़ का खतरा है वहाँ वहाँ आप लागू कर दो सैनिटेशन। जैसे हमारे घर में टॉयलेट्स में, घर में किस में, टॉयलेट्स में और वेस्ट डिस्पोजल में, स्कूल में, क्लासरूम में और टॉयलेट में, हॉस्पिटल में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए और वेस्ट मैनेज करने के लिए। इंपॉर्टेंस की बात कर ले तो ये डिजीज़ को क्या करता है, रोकता है, डिजीज़ को कम करता है, हेल्प इन प्रिवेंटिंग डिजीज़ लाइक कॉलेरा एंड टाइफाइड। दूसरा है पॉल्यूशन को भी क्या करता है, कम करता है। तीसरा पब्लिक हेल्थ को करता है इंप्रूव, पब्लिक हेल्थ को क्या करता है, इंप्रूव। और क्वालिटी ऑफ लाइफ और प्रोडक्टिविटी दोनों को करता है इंप्रूव, दोनों को क्या करता है, इंप्रूव। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है डिस्कस इन्वायरमेंटल सैनिटेशन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रैटेजीज ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। तो आइए पहले इसका आंसर देख लेते हैं, मीनिंग ऑफ इन्वायरमेंटल सैनिटेशन का। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन रेफर्स टू कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर्स अफेक्टिंग हेल्थ. It includes cleanliness of surrounding, water, air and waste disposal.
बेसिकली इन्वायरमेंटल सैनिटेशन होता क्या है, ये रेफर होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को कंट्रोल करना जो कि आपके हेल्थ को अफेक्ट कर सकते हैं। अब वैसे फैक्टर कौन कौन से हैं? वाटर, एयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। वाटर, एयर एंड वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट मैनेजमेंट की मीनिंग समझ ले तो वेस्ट मैनेजमेंट इज कलेक्शन, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। इट रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वेस्ट ऑन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट। बेसिकली जो हमारा वेस्ट मटेरियल है उसे कलेक्ट करना, उसे ट्रीट करना और उसे डिस्पोज करना ही क्या कहलाता है? वेस्ट मैनेजमेंट। क्या कहलाता है? वेस्ट मैनेजमेंट। अब वेस्ट मैनेजमेंट से ना हेल्थ इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट जो कि हमारे हेल्थ पे हो सकता था वो होता है रिड्यूस। वो क्या होता है? रिड्यूस। आइए देख लेते हैं टाइप ऑफ वेस्ट की बात करें तो ये काफ़ी आसान है। पहले आता है सॉलिड वेस्ट, जिसमें पता है आपको पेपर आएगा, प्लास्टिक आएगा, हाउस होल्ड गार्बेज आएगा। फिर लिक्विड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट में आपका सीवेज मीन्स नाला आएगा, इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर आएगा। बायोमेडिकल वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट आपका निकलेगा हॉस्पिटल से, इसमें आएगा सिरिंज, बैंडेज, प्लास्टर्स। फिर आता है हजार्डस वेस्ट। हजार्डस वेस्ट में बेसिकली आपका आता है केमिकल्स एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। क्या आता है? केमिकल एंड टॉक्सिक सब्सटेंस। स्ट्रैटेजी की बात कर ले वेस्ट मैनेज की तो वेस्ट शुड बी सेग्रीगेटेड इनटू सोर्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। रियूजेबल मटेरियल शुड बी सेपरेट फॉर रिसाइकलिंग। सबसे पहले तो आपको वेस्ट को करना है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग कैटेगरीज में बांटना। मीन्स आपने सुना है ना, सूखा कचरा और गीला कचरा, उन कैटेगरीज में इसे डिवाइड करना या फिर सॉलिड और लिक्विड में डिवाइड करना। रीयूजेबल मटेरियल को अलग रख लेना ताकि वो रिसाइकल किए जा सके। रीयूजेबल मटेरियल को अलग रख लेना ताकि वो रिसाइकल किए जा सके। जो ऑर्गेनिक वेस्ट होगा दैट शुड बी कन्वर्टेड इनटू कंपोस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट को किस में बदलना है? कंपोस्ट में। हजार्डस वेस्ट शुड बी ट्रीटेड सेपरेटली। अब ऐसा वेस्ट जिसमें केमिकल है, टॉक्सिन्स है, उन्हें सेपरेटली ट्रीट करना चाहिए। मेथड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल मीन्स वेस्ट को डिस्पोज करने का तरीका समझ लें तो सबसे पहला आता है लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग ऑफ इज डिस्पोजल ऑफ वेस्ट इन डेजिग्नेटेड लैंड एरिया। लैंड फिलिंग क्या होता है? मान लो यहाँ पे एक ज़मीन है, ये ज़मीन डेजिग्नेट कर दी है हम लोग कचरा के लिए। इसमें आना है, आपको कचरा डालना है, इसमें आके कचरा डालना है। कुछ समय बाद इसके ऊपर सरकार कवर कर देगा। इसे बोलते हैं लैंड फिलिंग। इसे क्या बोलते हैं? लैंड फिलिंग। फिर आता है इंक्रिनेशन। इंक्रिनेशन इज बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। इंक्रिनेशन क्या होता है कि आप वेस्ट मटेरियल लाओ और उसको आप जला दो। एक स्पेशल मशीन आता है जिसे इंक्रिनेटर बोलते हैं। इसे काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है। फिर आता है कंपोस्टिंग। कंपोस्टिंग हम सबको पता है कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको मैन्योर में कन्वर्ट करने को ही क्या बोलते हैं? कंपोस्टिंग। रिसाइकलिंग, कन्वर्ट वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। रिसाइकलिंग क्या होता है? कन्वर्टिंग वेस्ट इनटू यूजफुल प्रोडक्ट। अगर वेस्ट मैनेजमेंट की फ़ायदा का बात करें कि क्या क्या फ़ायदा है तो सबसे पहले प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़, दूसरा रिड्यूसेस इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तीसरा है कंजर्व नेचुरल रिसोर्स। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। जो कि है एक्सप्लेन स्वच्छ भारत अभियान एंड अदर गवर्नमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम इन इंडिया। और ये भी मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 6 ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। स्वच्छ भारत अभियान भी या फिर अदर गवर्नमेंट सैनिटेशन प्रोग्राम भी, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने सिमिलर क्वेश्चन इस साल के किसी और एग्ज़ाम में देखा है तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए इसका आंसर देख लेते हैं। स्वच्छ भारत अभियान वाज लॉन्च्ड ऑन 2 अक्टूबर 2014। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। स्वच्छ भारत अभियान कब लॉन्च हुआ था? 2 अक्टूबर 2014 को। इट वाज स्टार्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट ऑब्जेक्टिव इज टू मेक इंडिया क्लीन एंड ओपन, डिफेक्शन फ्री। देखिए तो स्वच्छ भारत अभियान 2 अक्टूबर 2014 में चालू किया गया था। किसके लीडरशिप के अंडर? प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप के अंडर। इसका मेन काम क्या था? इंडिया को क्लीन बनाना और ओपन डिफिकेशन फ्री बनाना, मीन्स शौच मुक्त बनाना, खुले में शौच मुक्त बनाना। ऑब्जेक्टिव की बात करें कि स्वच्छ भारत अभियान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट्स। दूसरा एलिमिनेशन ऑफ ओपन डिफिकेशन, पहला तो घरों घर में शौचालय बनवाना, दूसरा खुले में शौच बंद करवाना, तीसरा प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, क्लीननेस अवेयरनेस फैलाना और पब्लिक हाइजीन को इम्प्रूव करना। क्लीननेस अवेयरनेस फैलाना और पब्लिक हाइजीन को इम्प्रूव करना। तो देखिए इसका कंपोनेंट्स की बात कर लें तो स्वच्छ भारत मिशन अर्बन फोकस ऑन सिटीज़ एंड टाउन, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फोकस ऑन रूरल सैनिटेशन, पब्लिक टॉयलेट एंड कम्युनिटी टॉयलेट्स आर डेवलप्ड अंडर दिस मिशन। बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन जो अर्बन था उसका मेन फोकस सिटीज़ और टाउन में था, जबकि ग्रामीण का मेन फोकस कहाँ था? रूरल सैनिटेशन पे।
अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर ले, मीन्स स्वच्छ भारत छोड़ के ऐसे मिशन जिनका कारण इन्वायरमेंट, जिसका मेन काम था इन्वायरमेंट को क्लीन करना, वो मिशन है टोटल सैनिटेशन कैंपेन वाज लॉन्च्ड टू इम्प्रूव रूरल सैनिटेशन। टोटल सैनिटेशन कैंपेन नाम का एक प्रोग्राम चलाया था गवर्नमेंट ने, जिसका काम था गाँव में साफ़ सफाई को मेंटेन करना। फिर निर्मल भारत अभियान, निर्मल भारत अभियान का मेन फोकस था विलेजेस में सैनिटेशन का कवरिंग, बेसिकली ये भी विलेज को साफ़ करना चाहते थे। फिर जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन का मेन काम क्या था, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना। जल जीवन मिशन का मेन काम क्या है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर देना। नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये रूरल एरिया में वाटर सप्लाई देंगे। बेसिकली ये आपका जल जीवन मिशन शहर में काम करता था, ये सिटीज़ में काम करता है, और आपका ये जो है नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, ये आपका विलेजेस में काम करता है। अब इन प्रोग्राम से होता क्या है, इन प्रोग्राम से क्या होता है, तो सबसे पहले ये पब्लिक हेल्थ को क्या करते हैं, इम्प्रूव। दूसरा डिजीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल। और सैनिटेशन को और इन्वायरमेंटल क्लीनिंग को क्या करते हैं, इम्प्रूव, बढ़ावा देते हैं। अगर इन मिशंस की बात करें अचीवमेंट की कि क्या क्या इन्होंने अचीव किया, तो मिलियंस ऑफ टॉयलेट हैज़ बिन कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द इंडिया, मैनी विलेजेस हैव बिकम ओपन डिफिकेशन फ्री, पब्लिक पार्टिसिपेशन इन क्लीननेस हैज़ बिन इंक्रीज्ड। आइए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। डिफाइन हाइजीन, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ हाइजीन सच एज पर्सनल, फूड, कम्युनिटी हाइजीन। अब क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर 7 भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये भी हाई चांस है कि क्वेश्चन नंबर 7 भी आपको पेपर में देखने को मिल जाए। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। सबसे पहले हाइजीन क्या है। हाइजीन रेफर्स टू प्रैक्टिस दैट मेंटेन हेल्थ एंड प्रिवेंट डिजीज। इट इंक्लूड हैबिट एंड कंडीशन दैट प्रमोट क्लीननेस। हाइजीन इज़ नेसेसरी फॉर बोथ इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी। बेसिकली हाइजीन क्या है, खुद में साफ़ सफाई रखना। हाइजीन क्या है, खुद में साफ़ सफाई रखना। मीन्स ऐसा प्रैक्टिस जिससे आदमी का हेल्थ क्या रहे, मेंटेन रहे, और डिजीज़ हो जाए कम, डिजीज़ क्या हो, कम। ये उन हैबिट्स को इंक्लूड करता है जिसका मेन फंक्शन होता है क्लीननेस को प्रमोट करना। टाइप्स ऑफ हाइजीन की बात करें तो सबसे पहला आता है पर्सनल हाइजीन। सबसे पहला क्या आता है, पर्सनल हाइजीन। पर्सनल हाइजीन बेसिकली रेफर करता है हमारे बॉडी क्लीनिंग को। किसको रेफर करता है, बॉडी क्लीनिंग को। देखिए, पर्सनल हाइजीन रेफर्स टू क्लीननेस ऑफ बॉडी एंड क्लोथिंग। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है रेगुलर बाथिंग, हैंड वॉशिंग, ब्रशिंग आवर टीथ, वेयरिंग क्लीन क्लोथ, ट्रिमिंग नेल। अब इससे मेन फ़ायदा क्या होता है, इससे इन्फेक्शन से बचा रहता है। इससे इंसान किससे बचा रहता है, इन्फेक्शन से। फिर आता है फूड हाइजीन। फिर क्या आता है, फूड हाइजीन। फूड हाइजीन का मेन फोकस है सेफ फूड पे फोकस करना। फूड हाइजीन का मेन पर्पस क्या है, सेफ फूड पे फोकस करना। देखिए, इट रेफर्स टू सेफ हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड। इट रेफर्स टू सेफ हैंडलिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ फूड, वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल बिफोर यूज, कुकिंग फूड प्रॉपरली, स्टोरिंग फूड एट सेम टेम्परेचर। इसका फ़ायदा क्या है, इससे जो फूड ब्रोन डिजीजेज होते हैं ना, जैसे फूड पॉइजनिंग, वो सब से इंसान बचा सकता है। अगला है कम्युनिटी हाइजीन। अगला क्या है, कम्युनिटी हाइजीन। कम्युनिटी हाइजीन का बेसिकली मतलब होता है पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना। कम्युनिटी हाइजीन का क्या मतलब होता है, पब्लिक प्लेसेस को साफ रखना। कम्युनिटी हाइजीन रेफर्स टू क्लीननेस ऑफ पब्लिक प्लेसेस एंड सराउंडिंग। इट इंक्लूड वेस्ट डिस्पोजल एंड ड्रेनेज मैनेजमेंट, इंक्लूड सेफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, इंक्लूड्स पब्लिक टॉयलेट एंड सैनिटेशन सर्विसेज। हाइजीन की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो सब में आप वही इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। सबसे पहला है कम्युनिकेबल डिजीज़ को घटाना, हेल्दी हैबिट्स को प्रमोट करना, मेडिकल एक्सपेंसेस को घटाना, और क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं, जो कि है डिस्कस द टेक्निक एंड प्रिवेंशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड देयर इंपॉर्टेंस इन पब्लिक हेल्थ। डिस्कस द टेक्निक एंड प्रिवेंशन फॉर कम्युनिकेबल डिजीजेज एंड इंपॉर्टेंस इन पब्लिक हेल्थ। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और बिल्कुल भी घबराएं नहीं। कल के एग्ज़ाम में जितना भी आपका क्वेश्चन आएगा वो कहीं ना कहीं इस वीडियो में डेफिनेटली कवर होगा। ये एक वीडियो आपके लिए काफ़ी है आपके एग्ज़ाम को पास करने के लिए। इवन अगर आप अच्छे से वीडियो देख रहे हो तो आप फुल मार्क्स भी ला सकते हो, बस ये एक वीडियो देख के। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए समझते हैं सबसे पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ है क्या। कम्युनिकेबल डिजीज़ वैसे डिजीज़ होते हैं जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को हो जाते हैं। एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे इन्फेक्टेड पर्सन को हो जाते हैं। जैसे कम्युनिकेबल डिजीज़ आर इन्फेक्शियस डिजीज़ दैट स्प्रेड बिटवीन पीपल। दे मे स्प्रेड थ्रू, किसके थ्रू होते हैं, एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। एयर, वाटर, फूड एंड डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। जैसे इसका मैं कॉमन एग्जांपल देता हूँ, जो कि हो जाएगा कॉमन कोल्ड।
अब आपने देखा होगा किसी एक व्यक्ति को जुकाम होता है तो दूसरे व्यक्ति को भी हो जाता है, वो होता है कम्युनिकेबल डिजीज़। वो क्या होता है? कम्युनिकेबल डिजीज़, और वो एक दूसरे से फैलता है। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है कोविड। जैसे कोरोना का टाइम हम सबको याद है ना, एक से दूसरे को कोरोना हो जा रहा था, क्योंकि कोरोना क्या था? कम्युनिकेबल डिजीज़ था। अब आइए देख लेते हैं टेक्निक्स टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। आखिर कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोके कैसे? सबसे पहले आता है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है? बेसिकली इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन के प्रोसेस को कहते हैं। वैक्सीन लगवा लो, सबसे पहला क्या आइडिया है? वैक्सीन लगवा लो। वैक्सीन लगवाने से खुद कम्युनिकेबल डिजीज़ रुक जाएगा, जैसे हमारा कोरोना रुक गया था। वैक्सीनेशन प्रोटेक्ट पीपल फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज़, इट रिड्यूसेस डिजीज़ from spreading in communities. एग्जाम्पल पोलियो एंड मेलिस वैक्सीन। एग्जाम्पल पोलियो एंड मेलिस वैक्सीन। दूसरा आता है पर्सनल हाइजीन। दूसरा क्या आता है? पर्सनल हाइजीन। रेगुलर हैंड वॉशेज रिड्यूस ट्रांसमिशन ऑफ जर्म्स, क्लीन क्लॉथिंग एंड बॉडी हाइजीन प्रिवेंट इन्फेक्शन। बेसिकली अगर खाने से पहले हाथ धो लो तो कीटाणु हाथ वाले वैसे मर जाएंगे। साफ़ सुथरा कपड़ा पहनो और डेली बॉडी क्लीन करो, मीन्स डेली नहाओ, उससे आपका बॉडी का भी इन्फेक्शन और कीटाणु क्या होगा? मर जाएगा। अगला है सेफ ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग क्लीन वाटर प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीजेज। अगर डेली साफ़ पानी पियोगे या फिर साफ़ पानी पियोगे तो आपका क्या होगा? जो भी बीमारी होता है गंदे पानी के कारण, वो सारा बीमारी रुक सकता है। फिर फूड सेफ्टी की बात करें, फूड शुड बी कुक्ड प्रॉपरली बिफोर कंजम्पशन, शुड बी स्टोर्ड सेफली टू अवॉइड कॉन्टिमिनेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन की बात करें तो हम सबको पता है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन क्या होता है? आस पास को साफ़ रखना, अपने अगल बगल को साफ़ रखना। तो प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल आएगा इसमें। रिड्यूसेस ब्रीडिंग ऑफ इंसेक्ट एंड रोडेंट, क्लीन सराउंडिंग प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ डिजीज़। हम सबको पता है अगर सराउंडिंग साफ़ होगा तो उसमें मच्छर और मक्खी का जन्म कम होगा, और कम होगा तो डिजीज़ क्या होगा? कम फैलेगा। अब आइए इसका इंपॉर्टेंस को देख ले। तो मैंने बताया ना, सब में आप सेम इंपॉर्टेंस लिख सकते हो। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होगा? घटेगा। हेल्दी लाइफस्टाइल क्या होगा? प्रमोट होगा। हेल्थ केयर का कॉस्ट क्या होगा? घटेगा। प्रोडक्टिविटी और लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होगा? बढ़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले, जो है एक्सप्लेन वाटर प्योरिफिकेशन मेथड एंड क्वालिटी ऑफ मॉनिटरिंग ड्रिंकिंग वाटर। बेसिकली इसमें हमें ना पानी साफ़ करने का अलग अलग तरीका को बताना है। तो अलग अलग मेथड को देख लेते हैं जिससे हम लोग वाटर को क्लीन कर सकते हैं। सबसे पहला आता है बॉइलिंग। बॉइलिंग का क्या मतलब होता है? उबालना। बॉइलिंग का क्या मतलब होता है? उबालना। अब बॉइलिंग से बेसिकली क्या होता है? वाटर में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है हार्मफुल, वो मर जाते हैं। किल्स हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। वाटर शुड बी बॉइल्ड फॉर सेवरल मिनट बिफोर ड्रिंकिंग। पीने से पहले कुछ समय के लिए पानी को उबाल लेना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव और सिंपल मेथड है। अगला आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन क्या है? बेसिकली आप एक फ़िल्टर पेपर लो, ऊपर में आप ना पानी डालो और इस फ़िल्टर पेपर से पास कर दो। इस फ़िल्टर पेपर से क्या कर दो? पास कर दो। इससे आपका वाटर क्या होगा? क्लीन होगा। इट रिमूव सस्पेंडेड पार्टिकल फ्रॉम वाटर, इट फिल्टर्स डर्ट, बैक्टीरिया एंड इम्प्योरिटीज़। ये बेसिकली क्या करता है? पानी से गंदगी हटाता है, बैक्टीरिया हटाता है और मिट्टी भी हटाता है। फिर आता है क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन का मतलब है पानी में आप डालो क्लोरीन। पानी में आप क्या डाल दो? क्लोरीन। अब क्लोरीन से क्या होगा? जितने भी जर्म्स होंगे वो मर जाएंगे। क्लोरीन इज एडेड टू वाटर टू किल जर्म्स। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन पब्लिक वाटर सप्लाईज। फिर आता है सेडिमेंटेशन। फिर क्या आता है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या होता है? बेसिकली हैवी पार्टिकल का नीचे बैठ जाना। जैसे आप ये देखो, आपने ये लिया पानी, ये क्या लिया? पानी। अब पानी में मान लो होगा ढेर सारा कंकड़ पत्थर। अब थोड़ी देर पानी को बिना हिलाए छोड़ दो, आप क्या पाओगे कि ये जितना भी गंदगी है ये पानी के कहाँ बैठ रहा है? नीचे बैठ रहा है। इसी को बोलते हैं सेडिमेंटेशन। इसी को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन अलाउ हैवी पार्टिकल टू सेटल एट बॉटम। फिर आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन प्योरीफाइज वाटर बाय इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, इट रिमूव सॉल्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डिस्टिलेशन बेसिकली वाटर को किससे प्योरीफाई करता है? इवापोरेशन से और कंडेंसेशन से। ये वाटर से सॉल्ट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमूव करता है। अब देखिए क्वालिटी मॉनिटरिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर क्या है? वाटर क्वालिटी शुड बी टेस्टेड रेगुलरली। फिजिकल क्वांटिटी इंक्लूड कलर, स्मेल एंड टर्बिडिटी। Chemical quality includes pH, hardness and toxic substance. Biological quantity include presence of bacteria and pathogens. Wastewater standards should be maintained according to safety guidelines. Basically क्वालिटी मॉनिटरिंग क्या है कि वाटर कैसा है, क्या वाटर अभी भी साफ़ है, पीने लायक है या नहीं है, उस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग। उस टेस्टिंग को क्या बोलते हैं? मॉनिटरिंग। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स वाटर दिख कैसा रहा है, कहीं स्मेल तो नहीं कर रहा, कहीं उसका कलर तो चेंज नहीं हुआ। केमिकली हम लोग क्या चेक करते हैं? वाटर का पीएच चेक करते हैं, हार्डनेस चेक करते हैं और उसमें कहीं टॉक्सिक सब्सटेंस तो नहीं आ गया, वो चेक करते हैं।
बायोलॉजिकली हम लोग क्या चेक करते हैं, उसमें बैक्टीरिया या फिर पैथोजन का प्रेजेंस चेक करते हैं। अब हम सबको पता है सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग का क्या फ़ायदा है। सबसे पहले ये जैसा मैंने बताया था, डिजीज़ को क्या करेगा, कम करेगा। पब्लिक हेल्थ को क्या करेगा, बढ़ाएगा। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को क्या करेगा, बढ़ाएगा। क्वालिटी ऑफ लिविंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। और डिजीज़ वाला कॉस्ट मीन्स रिड्यूस कॉस्ट ऑफ हेल्थ केयर, वो भी करेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, जो कि है डिस्कस फूड सेफ्टी विथ रेफरेंस टू फूड ब्रॉन डिजीजेज, फूड अडल्ट्रेशन, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड्स। उससे पहले एक फिर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आइए समझते हैं आखिर फूड सेफ्टी है क्या। फूड सेफ्टी रेफर्स टू प्रैक्टिस दैट कीप फूड फ्रॉम कंटिमिनेशन। फूड सेफ्टी क्या है, फूड सेफ्टी ऐसा तरीका है जिससे हमारा खाना जो है वो गंदा होने, दूषित होने से बच सके। बेसिकली बैक्टीरिया से बचाना ही फूड सेफ्टी है। इट इंक्लूड प्रॉपर हैंडलिंग, प्रिपरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड। ये बेसिकली अच्छे से खाना बनाना, उसे प्रिपेयर करना और उसे स्टोर करना को फूड सेफ्टी कहलाते हैं। अब आइए देख लेते हैं ऐसे डिजीज़ के बारे में पढ़ लेते हैं जो खाना में जन्म लेते हैं। फूड ब्रॉन डिजीज़ आर इलनेस काउज्ड बाय कॉन्टिमिनेटेड फूड। They occur due to bacteria, virus, parasite or toxin in food. Common food-borne diseases are food poisoning, typhoid, cholera. बेसिकली गंदे खाने से होने वाले डिजीज़ को क्या बोलते हैं, फूड ब्रॉन डिजीज़। उन्हें क्या बोलते हैं, फूड ब्रॉन डिजीज़। अब खाना आखिर दूषित होता कैसे, तो वो होता है बैक्टीरिया से, वायरस से, पैरासाइट से। अब कुछ डिजीजेज जो इसे खाने से हो सकते हैं, वो पहला तो हम सबको पता है फूड पॉइजनिंग, क्या होगा, फूड पॉइजनिंग। दूसरा हो जाएगा टाइफाइड और तीसरा है कॉलेरा। आखिर फूड ब्रॉन डिजीजेज होते कैसे, तो ये होते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। किससे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। कंटेमिनेटेड वाटर कैन इफेक्ट फूड आइटम। इवन आप खाने में गंदा पानी डाल दोगे तब भी वो खाने को इफेक्ट कर देगा। पुअर पर्सनल हाइजीन टू फूड हैंडल स्प्रेड जम्स। मान लो किसी व्यक्ति का हाथ ना काफ़ी गंदा है, हाथ काफ़ी गंदा है और वो खाना में हाथ डाल दिया, तो इसका जो जम्स है वो खाना में जाएगा। मीन्स अगर पुअर हैंडलिंग रहेगा तब भी फूड ब्रॉन डिजीजेस का खतरा बढ़ेगा। फूड अडल्ट्रेशन की बात कर लेते हैं, तो अडल्ट्रेशन का बेसिकली मतलब होता है मिलावट। क्या होता है, मिलावट। जैसे हमने सुना है ना, दूध में केमिकल मिला के रखा है, मिठाइयों में केमिकल है, वो उसे बोलते हैं फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन मीन्स मिक्सिंग इन्फीरियर और हार्मफुल सब्सटेंस इन फूड। खाना में जहरीला या फिर कमज़ोर खराब क्वालिटी का चीज़ को मिला देना ही फूड अडल्ट्रेशन है। इट रिड्यूसेस फूड क्वालिटी, मे काउज हेल्थ हैज़ार्ड्स, जैसे मिक्सिंग वाटर इन मिल्क और आर्टिफिशियल कलर इन स्पाइसेस, जैसे मसालों में रंग का मिला देना, गंदे पानी का दूध में मिला देना। अब आखिर लोग फूड अडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, ताकि उनका प्रॉफिट क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि क्या हो जाए, प्रॉफिट बढ़ जाए। फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड इन इंडिया, फूड लॉज एंड स्टैंडर्ड इन इंडिया। अब फूड लॉज प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनसेफ फूड प्रैक्टिस। फूड लॉज क्या करते हैं, कंज्यूमर को बचाते हैं अनसेफ फूड प्रैक्टिस से। द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट्स फूड सेफ्टी। इंडिया में फूड सेफ्टी कौन देखता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 1 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 को। अब क्वेश्चन नंबर 11 मैं ना शुरू में हटा देना चाहता था, पर मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्वेश्चन भी आपको 11 नंबर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी आपको देखने को मिलेगा। डिस्कस द रोल ऑफ NGO एंड गवर्नमेंट इन पब्लिक हेल्थ प्रमोशन कम्युनिटी डेवलपमेंट। बेसिकली इस क्वेश्चन में हमें NGO और गवर्नमेंट का रोल बताना है पब्लिक हेल्थ डेवलपमेंट में। तो NGO क्या है, NGO स्टैंड फॉर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। इट इंक्लूड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर सोशल वेलफेयर। बेसिकली NGO क्या है, NGO का मतलब होता है संस्था। NGO का क्या मतलब होता है, संस्था। ऐसा जगह जो सरकार नहीं चला रही, लेकिन इन संस्थाओं का मेन काम क्या रहता है, इन संस्थाओं का मेन काम रहता है समाज में बेहतरी लाना, समाज को बेहतरीन दिशा की ओर ले जाना। रोल ऑफ गवर्नमेंट इन पब्लिक हेल्थ केयर की बात कर लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट फॉर्मुलेट पब्लिक पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स, एस्टेब्लिश हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर सेंटर, प्रोवाइड वैक्सीनेशन, इंश्योर सप्लाई ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इम्प्लीमेंट नेशनल हेल्थ प्रोग्राम्स। देखिए गवर्नमेंट क्या क्या करता है पब्लिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए। सबसे पहले तो वो बनाता है पॉलिसीज़। सबसे पहले क्या बनाता है, पॉलिसीज़। फिर आपका खोलता है हॉस्पिटल, साथ में गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड करता है वैक्सीनेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। क्या प्रोवाइड करता है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। ये नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, नेशनल हेल्थ केयर प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस करता है। अब NGOज़ का रोल को समझ लेते हैं कि आखिर NGOज़ क्या क्या करते हैं पब्लिक हेल्थ के लिए।
तो दे क्रिएट अवेयरनेस अबाउट हेल्थ इशूज़, दे ऑर्गेनाइज हेल्थ कैंप, दे प्रोवाइड सपोर्ट टू पुअर एंड वर्नरेबल कम्युनिटीज़, दे प्रमोट maternal एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, दे हेल्प इन सैनिटेशन एंड हाइजीनिक एजुकेशन। बेसिकली मैं बात करूँ तो एनजीओज़ क्या करते हैं, सबसे पहले एनजीओज़ फैलाते हैं अवेयरनेस। एनजीओज़ क्या फैलाते हैं, अवेयरनेस। दूसरा बात, एनजीओज़ लगाते हैं हेल्थ कैंप्स। एनजीओज़ क्या लगाते हैं, हेल्थ कैंप। वो पुअर लोगों को मदद करते हैं, मीन्स ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते मेडिकल ट्रीटमेंट, उनका मदद कौन करता है, एनजीओज़। वो मैटरनल हेल्थ और चाइल्ड हेल्थ केयर को प्रमोट करते हैं। साथ में वो लोगों को सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में बताते हैं, सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में बताते हैं। अगर बात करें रोल ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, तो एनजीओज़ एंड गवर्नमेंट वर्क फॉर पॉवर्टी रिडक्शन। They promote education and skill development. They support women empowerment programs. They improve living condition through sanitation and housing alternative. अब एनजीओ की इंपॉर्टेंस की बात कर ले कि आखिर क्या एनजीओ का इंपॉर्टेंस है, एनजीओ और गवर्नमेंट का कोलैबोरेशन का। तो इम्प्रूव हेल्थ केयर एक्सेस, क्या होगा, हेल्थ केयर एक्सेस क्या हो जाएगा, इंप्रूव हो जाएगा। इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम, हेल्थ केयर प्रोग्राम का भी बेहतरी हो जाएगा, साथ में रिसोर्सेज का भी होगा बेटर यूज़। अब क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है शॉर्ट नोट। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शॉर्ट नोट। और जी हाँ, ये वही शॉर्ट नोट है जो आप पेपर में देखते हो, जो आप देखते हो ना कि राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग टॉपिक्स, ये वो वाले क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये भी आपको देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी इस हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला है राइट अ शॉर्ट नोट एन FACI, इसे फसाई पढ़ते हैं। तो आइए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक, मैंने कम पॉइंट रखे हैं, आप सारे याद कर लेना। FSSAI स्टैंड फॉर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका क्या मतलब होता है, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये कब आया था, 2006 में। कब आया था, 2006 में। इट वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये किसके अंडर आता है, हेल्थ मिनिस्टर के अंदर। किसके आता है, हेल्थ मिनिस्टर के अंदर। इट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स इन इंडिया। ये इंडिया में फूड का क्वालिटी को मेंटेन करता है। ये वही है जो कि फूड बिजनेसेस को लाइसेंस देता है। इट चेक फॉर फूड अडल्ट्रेशन एंड फूड हाइजेनिक। इट प्रोटेक्ट कंज्यूमर फ्रॉम अनसेफ फूड। बेसिकली ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जो फूड कंपनी को लाइसेंस देता है, चेक करता है कि खाना कहीं ख़राब तो नहीं है, खाना में अडल्ट्रेशन तो नहीं है। अडल्ट्रेशन का मतलब मिलावट, जैसे मैंने आपको बताया था। बेसिकली ये कंज्यूमर्स को अनसेफ फूड से क्या करता है, बचाता है। अब आइए देख लेते हैं HACCP, इसमें भी आप शॉर्ट नोट के लिए याद कर लो। HACCP स्टैंड फॉर हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, हैज़र्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। इट इज़ अ फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। ये क्या है, फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है। इट आइडेंटिफाइज फूड हजार्डस ड्यूरिंग प्रोडक्शन, हेल्प इन कंट्रोल कंटेमिनेशन रिस्क, इम्प्रूव्स फूड क्वालिटी एंड हाइजीन। इट इज़ वाइडली यूज्ड इन फूड इंडस्ट्रीज। तो ये बेसिकली क्या है, हजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। बेसिकली जब खाना का प्रोडक्शन हो रहा होगा इंडस्ट्री में, तो उसमें कुछ हजार्डस मीन्स कुछ खतरा या फिर कुछ जहरीला तो नहीं है, इसे ये आइडेंटिफाई करने का सिस्टम है। ये क्या करता है, कंटेमिनेशन का रिस्क को कम करता है और फूड क्वालिटी और हाइजीन को इम्प्रूव करता है। अगला देख ले, जो कि है शॉर्ट नोट ऑन ISO, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इट डेवलप्स इंटरनेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ये वही है जो कि इंटरनेशनली फूड क्वालिटी का स्टैंडर्ड डेवलप करता है। ISO 22000 इज़ रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ISO 22000 इज़ रिलेटेड टू फूड सेफ्टी मैनेजमेंट, इम्प्रूव प्रोडक्ट क्वालिटी एंड सेफ्टी, सपोर्ट इंटरनेशनल ट्रेड। अब देख लेते हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कॉडेक्स एलिमेंट्रियस। ये काफ़ी ज़रूरी क्वेश्चन लग रहा है मुझे। शॉर्ट नोट ऑन कॉडेक्स एलिमेंटेरियस। तो कॉडेक्स एलिमेंटेरियस का क्या मतलब है, सबसे तो मतलब है पहला इसका फूड कोड। कॉडेक्स एलिमेंटेरियस का क्या मतलब है, फूड कोड। क्या मतलब है, फूड कोड। अब ये किसके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था, ये स्टैब्लिश किया गया था WHO एंड FAO के द्वारा। किसके द्वारा, WHO और FAO के द्वारा। इट प्रोवाइड इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड। अब यही है जो इंटरनेशनली फूड स्टैंडर्ड को डिटरमाइन करता है। प्रोटेक्ट कंज्यूमर हेल्थ, क्या करता है, कंज्यूमर हेल्थ को प्रोटेक्ट करता है। प्रमोट्स फेयर फूड ट्रेड प्राइजेस, ये क्या है, फेयर फूड ट्रेड प्राइजेस को भी, प्रैक्टिस को भी अलाउ करता है। यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बात के लिए आप निश्चिंत रहें, आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, वो ज़रूर मैंने इस वीडियो में करवाया हुआ है। मीन्स आपको 10 क्वेश्चन मिलता है ना लॉन्ग में, 10 में से आपको 7 मिलता है, 7 में से 5 लिखना,
सात में से आप किन्हीं 5 को लिखना रहता है, ये 5 आप पक्का इस वीडियो से देख सकते हो। यहाँ पे वीडियो होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।